दोस्तों एक नॉर्मल सी संडे को 12 बजता है दोपहर के और एकदम से एक आंधी आ जाती है। इंटायर सोशल मीडिया हैज बीन फ्लडेड विद अ सिंगल मैसेज एंड आई वुड से कंप्लेंट। सब लोग बुक माई शो की कंप्लेंट कर रहे हैं। रिसेंटली कोल्डप्ले हैज अनाउंस्ड देयर म्यूजिक ऑफ द स्फीयर्स वर्ल्ड टूर। बहुत बड़े बड़े सिटीज में, अबू धाबी, हांगकांग और मुंबई, जो इंडिया एडिशन था मुंबई में उन्होंने अनाउंस किया और यहाँ पे उनका टिकट पार्टनर था बुक माई शो। तो ये 12 बजे एग्जैक्ट टाइम पे बुक माई शो पे टिकट सेल होने वाली थी। इनिशियली दे लॉन्च 2 शोज जो सैटरडे संडे थे, शाम को 4 घंटे के शोज होते हैं। एंड लोकेशन दे चोज एज नवी मुंबई DY पाटिल स्टेडियम, जो कि ऑलरेडी क्रिकेट स्टेडियम में हम लोग कई मैचेस देख चुके हैं वहाँ पे। बट बुक माई शो वॉज नॉट एबल टू हैंडल सच अनप्रेसिडेंटेड डिमांड फ्रॉम म्यूजिक लवर्स ऑल ओवर द कंट्री। बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि उनका ऐप क्रैश हो गया, ऐप स्टार्ट नहीं हो रहा है। मी एंड माई वाइफ वी स्टार्टेड लॉगिंग सिंस 11:30। हम लोग बैठे रहे, काफ़ी घंटे तक बैठे, बहुत स्ट्रगल किया हमने हमारे लैपटॉप से, कंप्यूटर से, पाम टॉप से, मोबाइल से, हर जगह हमने ट्राई किया, बट सम हाउ वी कुडंट गेट लकी दैट डे। चारों ओर एक ही कंप्लेंट आ रही है। आप ट्विटर खोल के देखें, लिंक्डइन देखें या फिर इंस्टाग्राम देखें, स्टोरीज देखें, सब जगह एक ही आ रहा है। कुछ लोग उसके अच्छे मीम्स बना रहे हैं कि हम अनअफोर्डेबल हैं, क्योंकि टिकट्स तो स्टार्टिंग 3,500 से थी और लॉन्च तक 35,000 था। बट सब जगह एक ही कंप्लेंट आई थी कि बुक माई शो ने ऐसा क्यों किया, बुक माई शो हमें लॉग आउट क्यों कर रहा है, बुक माई शो की ऐप क्यों नहीं चल रहा। तो दोस्तों इसलिए हम ये वीडियो शेयर करने वाले हैं। सो ये वीडियो में हम बहुत सारी अच्छी चीज़ें डिस्कस करेंगे, कुछ सिस्टम डिजाइन टिप्स रहेंगे। तो एट द एंड, बीइंग अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, these will be the suggestions to book my show or any ticket booking platform around the world। हम कुछ अच्छी बातें करेंगे। लेट्स से हम एक हाई लेवल आर्किटेक्चर बना के देखेंगे कि कैसे एक यूज़र की जर्नी होती है जब वो टिकट बुक करना चाहता है, और जब ऐसे कंसर्ट्स होते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, कोल्डप्ले या टेलर स्विफ्ट और जो बड़े बड़े म्यूजिक आर्टिस्ट हैं अराउंड द ग्लोब। तो 5-6 चीज़ें हैं। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि क्या करेंगे, एक डिस्ट्रीब्यूटेड स्केलेबल टिकट बुकिंग सिस्टम और उसका हाई लेवल डिज़ाइन देखेंगे। और जैसे मैंने बताया कि हम इतने सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम कंसीडर करेंगे ओवरऑल हमारे जो डिज़ाइन है उसको बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो हाई लेवल आर्किटेक्चर है वो अगर मैं आपको दिखाऊं, तो जैसे यूज़र हैं, आप अपने लैपटॉप, मोबाइल, जिससे भी अगर आप एक्सेस करते हैं, तो सबसे पहले आपका जो रिक्वेस्ट है वो जाएगी लोड बैलेंसर तक, क्योंकि इसको लोड बैलेंस करना आना चाहिए। उसके बाद आपकी रिक्वेस्ट जाएगी जो उसके API सर्वर है वहाँ तक, और वो जो API सर्वर है ये आपस में जो कैशे है या फिर DB है, इससे ये लोग एक्सेस लेते रहते हैं बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट कि कब इनको कैशे से यूज़ करना है। अगर कैशे में वो डेटा नहीं है, जब देन दे विल गो टू द डेटाबेसेस कुड बी इन्वेंट्री, DB और जो टिकट्स के अदर जो डेटाबेस है, राइट, वो आपको ज़रूरत हो सकती है। यहाँ पे APIs आप देखें तो गेट रिजर्वेशन ID समथिंग लाइक दैट, रिजर्वेशन API हो सकती है, नोटिफिकेशन सेंड करने वाली API हो सकती है, तो बहुत सारी API हो सकती है। ये APIs रिसाइड करती हैं इन सर्वर्स में। तो हम ये जानेंगे कि कैसे क्लाइंट से सर्वर से डेटाबेस में ये पूरा जो आपकी रिक्वेस्ट है ये जाती है, और एट द एंड आपको जो नोटिफिकेशन आते हैं कि भाई आपकी टिकट जो है सक्सेसफुली बुक हो गई है। तो इस पूरी जर्नी के बारे में हम देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट था वो ये था कि स्केलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। अब लोड बैलेंसर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब लोड बैलेंसर क्या करते हैं कि अगर जैसे बहुत सारी डिवाइस हैं, जैसे आपने देखा उस दिन लाइक 1.3 करोड़ लोग बुक माई शो पे एकदम से जंप कर गए कि हमारी टिकट चाहिए इस कंसर्ट की। तो होता क्या है, अगर आप डायरेक्टली सर्वर्स के साथ एक्सेस करें, राइट, तो आपके सर्वर क्रैश हो जाएंगे, जैसे कि बुक माई शो के क्रैश हो गए थे। तो उसमें लोड बैलेंसिंग एल्गोरिथम्स बहुत काम आती हैं। तो अगर आप देखेंगे कैसे यहाँ पे मल्टीपल सर्वर से रिक्वेस्ट आ रही है, और यहाँ पे जो लोड बैलेंसर है उनमें इन तीनों में से ये मोस्टली 3 फेमस एल्गोरिथम्स हैं, और भी बहुत सारी एल्गोरिथम्स हो सकती हैं एडवांस लेवल की। बट अगर हम तीनों को अगर क्विकली पढ़ने की कोशिश करें तो कंसिस्टेंट हैशिंग एल्गोरिथम में क्या होता है, एक फंक्शन होता है fx करके, और लेट से आपकी कितनी भी जो रिक्वेस्ट आ रही है वो इस फंक्शन के बाद जो आपका सर्वर है बेसिकली, लेट से S1, S2, S3, लेट से 3 सर्वर है फॉर नाउ, तो कौन सी रिक्वेस्ट किस में जाना चाहिए वो ये फंक्शन डिसाइड करेगा। ये जो हैशिंग कहलाता है, राइट, इसलिए कंसिस्टेंट हैशिंग है। वाई कंसिस्टेंट? बिकॉज कि आपकी रिक्वेस्ट जैसे लेट से R1, R2, R3 या Rn नंबर तक वो कभी भी आएंगे, इस फंक्शन के थ्रू ये डिसाइड करेगा कि भाई इस रिक्वेस्ट को S1 में जाना है। लेट से R1 हो गया, यहाँ पे R2 हो गया और R5 हो गया, यहाँ पे R3, R6 समथिंग लाइक दैट। तो ये हमेशा एक हैशिंग फंक्शन है, मेक श्योर करेगा कि आपकी सारी रिक्वेस्ट प्रॉपरली किसी सर्वर को ही हिट करें, बजाय कि किसी भी रैंडमली सर्वर में हिट करने के लिए। दूसरा है लीस्ट कनेक्शन। लीस्ट कनेक्शन क्या करता है, लेट्स से आपके मल्टीपल सर्वर्स है, राइट, तो ये देखेगा कि कौन सा सर्वर कम से कम बिजी है। लेट्स से S1 में बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट ऑलरेडी आ रही हैं, राइट, तो वो आपकी रिक्वेस्ट जो आई है, न्यू रिक्वेस्ट आई है, वो आपको S3 भेजेगा, जो लीस्ट कनेक्शन है जिस सर्वर में वो भेज देगा। ये सेकंड एल्गोरिथम है। थर्ड एल्गोरिथम तो ऐसी है कि सीक्वेंशियली, लेट्स से
आपके पास 3 सर्वर है, S1, S2, S3, तो पहली रिक्वेस्ट S1 में जाएगी, दूसरी S2, तीसरी S3, फिर चौथी S1, पांचवी S2, S3, ऐसे सीक्वेंशियली ये सारी रिक्वेस्ट एक पे एक जाती रहेगी। तो ये होती है लोड बैलेंसिंग एल्गोरिथम्स गाइस। तो ये देखेंगे सबसे पहले आपकी जो रिक्वेस्ट है वो लोड बैलेंसर के थ्रू ही जानी चाहिए दोस्तों। फिर हम जानेंगे कि ऑटो स्केलिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, राइट। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, तो जैसे एक अनप्रेसिडेंटेड नंबर ऑफ रिक्वेस्ट आती है, राइट, तो उसको हैंडल करने के लिए आपका सर्वर ऑटो स्केल भी होना चाहिए। ऑटो स्केलिंग क्या होती है? सी, दो टाइप की स्केलिंग होती है दोस्तों। एक होती है हॉरिजॉन्टल और एक होती है वर्टिकल। वर्टिकल में क्या होता है, लेट्स से आपके पास एक सर्वर है, राइट, एक सर्वर है, इसकी मैं रैम बढ़ा दूंगा। लेट्स इसकी रैम 100 GB थी, तो आई विल मेक इट टू 500 GB और समथिंग लाइक दैट बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट, राइट। इसका जो CPU है वो बढ़ा दूंगा। मतलब जो एक सर्वर है उसके अंदर की चीजें मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ, उसको कहलाता है वर्टिकल स्केलिंग। हॉरिजॉन्टल क्या होती है, मेरे पास 5 सर्वर थे ना, मैं उसको 15 बना दूंगा, और रिक्वेस्ट बढ़ी तो मैं उसको 20 सर्वर्स बना दूंगा। ये कहलाता है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग दोस्तों। अब ऑटो स्केलिंग चीजें क्या होती है? ऑटो स्केलिंग होती है कि जब मेरे सर्वर पे रिक्वेस्ट आ रही है, अभी मेरे सर्वर पे लेट्स से 10,000 रिक्वेस्ट आती हैं पर मिनट, अचानक 20,000 हो गई या 1 लाख हो गई, तो उसको अपने आप हैंडल करके आगे बढ़ जाना चाहिए। तो इसमें 3 टाइप के एल्गोरिथम्स है, कुछ होती है प्रोएक्टिव, रिएक्टिव एंड शेड्यूल। तो आप चाहें तो खुद शेड्यूल कर सकते हैं कि ठीक है यार, मुझे पता है यूएस से अगर मेरे बहुत सारे कस्टमर हैं तो मैं उसको शेड्यूल बता सकता हूं कि ठीक है भाई, रात को 9 से 12 के बीच ही बहुत सारी रिक्वेस्ट आएंगी, तो उस टाइम आपके सर्वर्स आप बढ़ा देना। अगेन कैसे बढ़ा देना, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो अगर आप अमेजॉन का EC2 यूज़ करते हैं या फिर गूगल कंप्यूट इंजन यूज़ करते हैं, गूगल GCP का, तो इनमें ऑटो कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं ऑलरेडी ऑटो स्केलिंग के लिए। अब रिएक्टिव क्या होता है कि बेस्ड ऑन द डिमांड, अगर डिमांड बढ़ती जा रही है तो देखा आपने यहाँ पे, देखिए इस टाइम पे डिमांड इतनी थी, फिर डिमांड बढ़ गई मॉर्निंग में तो उसने डबल कर दिया, फिर कम होगी तो फिर उसने कम कर दिए। तो ये बेस्ड ऑन डिमांड। तो ये प्रोएक्टिव और रिएक्टिव इस टाइप के एल्गोरिथम्स हैं जो अपने आप ऑटो स्केलिंग करती रहती है दोस्तों। तो ये होता है हमारा स्केलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना यूजिंग लोड बैलेंसर एंड ऑटो स्केलिंग। अब दूसरी चीज हम देखते हैं दोस्तों, रेट लिमिटिंग एंड बॉट प्रोटेक्शन। देखिए जैसे कि हमने वहां पे देखा, इतनी सारी रिक्वेस्ट आई और बहुत सारी टिकट 5 सेकंड या 10 सेकंड में ही बुक हो गई थी, क्योंकि कोई दूसरा थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म में बुक आइदर यूजिंग बॉट प्रोटेक्शन या कुछ और तरीके से उसने पूरा अटैक कर दिया था पूरे इनके सर्वर को, और सब टिकट बुक कर लिया और वो अपने प्लेटफॉर्म पे सेल करने के लिए रख रहा था। तो जैसे अगर आप देखेंगे तो हम इस चीज को कैसे कर सकते हैं, रेट लिमिटिंग। रेट लिमिटिंग बेसिकली क्या होता है, लेट्स से जो आपकी एपीआई है, हमने यहाँ पे देखी थी, राइट, आपकी गेट रिजर्वेशन एपीआई है, सेंड नोटिफिकेशन एपीआई, जो एपीआईज हैं आपकी, उनको हम रेट लिमिट कर सकते हैं कि भाई ठीक है, मैं एक आईपी एड्रेस से, जो आईपी एड्रेस हमारे होते हैं, राइट, 192.23.52 समथिंग लाइक दैट, एक आईपी एड्रेस से मैं 1 सेकंड में सिर्फ 2 रिक्वेस्ट ले सकता हूँ मैक्स, या मैं 1 मिनट में मैक्सिमम 20 रिक्वेस्ट ही हैंडल कर सकता हूँ। मेरा सर्वर मोर कर सकता है बट मैं नहीं चाहता हूं, मैं लिमिट करना चाहता हूं उसको। तो ये कहलाता है दोस्तों रेट लिमिटिंग। इससे क्या करते हैं यार, लेट्स से मैंने कोई स्क्रिप्ट लिखी है, बॉट लिखा है, मैं समहाउ आपका सिस्टम हैक करना चाहता हूं, तो वो लिमिट कर देगा कि भाई मेरी एपीआई, अगर आप एक आईपी एड्रेस से आ रहे हो तो 1 सेकंड में 2 से ज्यादा नहीं भेज सकते। अब 10 भेजोगे, 8 भेजोगे तो रिजेक्ट कर देंगे हम। तो इस थ्रू क्या, अगर आप यहां देखोगे तो गूगल का जो सर्वर है, राइट, अगर आप एनोनिमस यूजर हो, आप एक आईपी एड्रेस से 10 अकाउंट ही बना सकते हो मैक्सिमम एक दिन में पर आईपी एड्रेस। आप देखोगे इससे ज्यादा वो मना कर देता है सर्वर बनाने को। कुछ प्लेटफॉर्म्स है जो मैसेजिंग है, राइट, वो 1 सेकंड में 2 ही मैसेज भेजने देते हैं। अगर आप चाहोगे कि 5 मैसेज कॉपी करके फटाफट भेज दूं तो वो आपको भेजने नहीं देंगे, वो आपको वापस बार बार दिखाएगा कि रिट्राई करना है या क्या करना है। तो ये चीजें कहलाती है गाइस रेट लिमिटिंग और बॉट प्रोटेक्शन। अब होता है डीडॉस अटैक। अब डीडॉस अटैक क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज। अब होता क्या, जैसे आपका एक सर्वर है, मैं एक हैकर हूं, मैंने क्या किया, मल्टीपल रिप्लिकेट कर दिए हजारों सिस्टम्स और एक टाइम पे मैं बम्बार्ड कर दे रहा हूं आपका सर्वर इन अ वे कि आपका सर्वर कोई और रिक्वेस्ट हैंडल ही ना कर सके। लेट्स से आपके सर्वर की लिमिट थी 1000 रिक्वेस्ट पर मिनट, ठीक है, मैं उसको 2000 रिक्वेस्ट भेजूंगा, तो क्या होगा, अगर आपने रेट लिमिटिंग या इस टाइप की चीजें नहीं लगाई है तो आपका सिस्टम क्रैश हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, लेट्स से कोई कॉम्पिटिटर है, 2 कॉम्पिटिटर हैं, दोनों में टिकट्स सेल होने हुई है। हम पूरे टाइम कॉन्सर्ट की या टिकट बुकिंग के सिस्टम की बात करेंगे। अब मैं चाहता हूं कि दोनों सिस्टम पे हो तो मेरे सिस्टम पे ही आए, तो मैं क्या करूंगा, कुछ हैकर से बोल के आपके सिस्टम पे डीडॉस अटैक करवा दूंगा ताकि आपका सर्वर डिनाइल कर दे, आपका सर्विस एक्सेप्ट ही ना करे, सो दैट कि सारे कंज्यूमर मेरे सिस्टम पे आए और मेरे सिस्टम से टिकट खरीदें। तो इस टाइप की चीजें भी लोग दोस्तों करते रहते हैं। तो ये 2 चीज़ें हैं हमने जो जानी है। दोस्तों आप मेरे टॉपमेट पे जा सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि 1-on-1 सेशन मुझसे बुक करें, डायरेक्ट मुझसे कनेक्ट करें, अपने डाउट्स क्लियर करें, करियर प्रोग्रेशन के बारे में, करियर स्विच के बारे में।
अब देखेंगे तो मैंने एक से एक सर्विसेज यहाँ पे ऐड करके रखी हैं, जैसे लिंक्डइन नौकरी रिव्यू, 1-on-1 लॉन्ग टर्म मेंटरशिप चाहते हैं या फिर एक सिंगल सेशन चाहते हैं 1-on-1 जो टेक करियर गाइडेंस, मैं वीडियो कॉल करूँगा आपके साथ, या आप मॉक टेक इंटरव्यू चाहते हैं फ्रंट एंड बैक एंड फुल स्टैक। और भी बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। रिज्यूमे रिव्यू, जिसमें मैं आपको टेम्पलेट चेक करूँगा, ATS स्कोर बताऊँगा। अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट मेरी सब में 5 स्टार रेटिंग्स है सारी सर्विसेज में अभी तक, मेरी 30+ बुकिंग्स है और आई एम कमिंग एज अ टॉप 1% इन टॉपमेट। आप अगर मेरे टेस्टिमोनियल्स देखेंगे तो वो भी काफ़ी शानदार है, जिससे आपको पता लगेगा कि जो मेरे मेंटीज़ हैं अभी तक जिन्होंने मेरा सेशन बुक किया वो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड एंड दे आर हाईली इंडोर्सिंग मी एज अ मेंटर। तो अगर आप भी चाहते हैं मुझसे मेंटरशिप लेना तो जल्दी से जल्दी एक सेशन बुक कीजिए और डिस्काउंट कूपन के लिए कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए। सेशन मुझसे बुक करें, डायरेक्ट मुझसे कनेक्ट करें, अपने डाउट्स क्लियर करें, करियर प्रोग्रेशन के बारे में, करियर स्विच के बारे में। अब देखेंगे तो मैंने एक से एक सर्विसेज यहाँ पे ऐड करके रखी हैं, जैसे लिंक्डइन नौकरी रिव्यू, 1-on-1 लॉन्ग टर्म मेंटरशिप चाहते हैं या फिर एक सिंगल सेशन चाहते हैं 1-on-1 जो टेक करियर गाइडेंस, मैं वीडियो कॉल करूँगा आपके साथ, या आप मॉक टेक इंटरव्यू चाहते हैं फ्रंट एंड बैक एंड फुल स्टैक। और भी बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। रिज्यूमे रिव्यू, जिसमें मैं आपको टेम्पलेट चेक करूँगा, ATS स्कोर बताऊँगा। अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट मेरी सब में 5 स्टार रेटिंग्स है सारी सर्विसेज में अभी तक, मेरी 30+ बुकिंग्स है और आई एम कमिंग एज अ टॉप 1% इन टॉपमेट। आप अगर मेरे टेस्टिमोनियल्स देखेंगे तो वो भी काफ़ी शानदार है, जिससे आपको पता लगेगा कि जो मेरे मेंटीज़ हैं अभी तक जिन्होंने मेरा सेशन बुक किया वो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड एंड दे आर हाईली इंडोर्सिंग मी एज अ मेंटर। तो अगर आप भी चाहते हैं मुझसे मेंटरशिप लेना तो जल्दी से जल्दी एक सेशन बुक कीजिए और डिस्काउंट कूपन के लिए कमेंट सेक्शन में बात करते हैं इफेक्टिव सेंट्रलाइज्ड क्यू मैनेजमेंट की। सो सेंट्रलाइज्ड मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि लेट्स से अगर आप किसी भी जगह से आ रहे हैं, किसी भी लोकेशन से आ रहे हैं, किसी भी सर्वर को आप हिट कर रहे हैं, जिससे पहले कि आप सर्वर को हिट करें उससे पहले आपको एक क्यू में रख दिया जाए। यूजुअली क्यू कैसे होती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो करके होती है, जो पहले आया उसको पहले। बट पहले कैसे डिसाइड करेंगे, लेट्स से मुंबई में कॉन्सर्ट हो रहा है, अगर बुक माई शो के सर्वर जो है वो मुंबई में है और मैं बुक कर रहा हूं दिल्ली से और एक कोई बुक कर रहा है बेंगलोर से, तो जो नेटवर्क लेटेंसी है वो भी एक इफेक्टिव रोल इंपॉर्टेंट प्ले करती है यहाँ पे। जो मुंबई में व्यक्ति है, अगर सर्वर मुंबई में है तो उसको लेट्स से 5 मिलीसेकंड में मिल जाएगा सर्वर पे। तो मतलब पहले अगर हम तीनों एक ही टाइम पे लेट्स से 10:01 पे हम तीनों ने हिट किया, तो इसको हो सकता है 10:01 पे 10 सेकंड के कुछ मिलीसेकंड में पहले मिल जाए। तो इसका जो टाइम स्टैम्प है वो पहले कंसीडर किया जाएगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में। उसके बाद लेट्स से दिल्ली का 20 मिलीसेकंड में हुआ, फिर बेंगलोर थोड़ा दूर है तो 30 मिलीसेकंड में हुआ। तो जो एग्जैक्ट टाइम स्टैम्प, राइट, एब्सोल्यूट टाइम स्टैम्प, उसके हिसाब से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में आप बना सकते हो। तो इट हैज टू बी अ सेंट्रलाइज्ड इफेक्टिव क्यू, जिससे कि हम पता लगा सके कि भाई नेटवर्क लेटेंसी के हिसाब से कहां से कौन सी चीज सर्वर को पहले पहुंची, वो डिपेंड करेगा वो टाइम स्टैम्प। अब बहुत सारी क्यू मैनेजमेंट जो है एल्गोरिथम्स भी हैं, वो भी हम यहाँ पढ़ सकते हैं कि ठीक है भाई, अगर मैं ये एक सर्वर है, 3 सर्वर है, राइट, मैं इस सर्वर पे जाऊँ तो कौन सा व्यक्ति किस सर्वर पे जाएगा पहले, तो वो डिफाइन होगा। कहाँ पे लाइनअप लगना है, क्योंकि अगर सारे एक लाइन पे लगेंगे तो वो बिल्कुल क्रैश हो जाएगा वो सर्वर। अगर मल्टीपल रिक्वेस्ट मल्टीपल सर्वर के साइड से आ रही हैं तो हमें कहाँ पे कौन से सर्वर को राउट करना है, इस सब की भी एक एल्गोरिथम्स होती है दोस्तों। तो मोस्टली इसके लिए लोग काफका यूज कर सकते हैं, करते हैं। काफका एक वन ऑफ द फाइनेस्ट क्यू मैनेजमेंट टूल है, या RabbitMQ हुआ, ये कुछ टेक्नोलॉजी है जो ओपन सोर्स है और बहुत ही इफेक्टिवली है इस टाइप के मैकेनिज्म को यूज करने के लिए। दोस्तों फिर एक चीज आती है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क में क्या होता है, उसके पहले हम पढ़ते हैं CDN क्या होता है। CDN होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। अब क्या होता है, लेट्स से नेटफ्लिक्स का शो आप देख रहे हैं, राइट, इंडिया हुआ, चाइना हुआ, US हुआ, दुनिया भर में नेटफ्लिक्स के शो स्ट्रीम करते हैं। तो ये क्या करता है, एक छोटे छोटे सर्वर CDN जिसको बोलते हैं, हर देश में रख देता है। ये क्या करते हैं, इनके पास पूरा मेन डेटा नहीं होता, बट कुछ काइंड ऑफ कैशे डेटा होता है, जो बहुत ज्यादा हैवीली इंडिया से डिमांड आ रही है या फिर चाइना से डिमांड आ रही है। क्योंकि अगर सारे मेरे ये US के सर्वर को हिट करेंगे, राइट, तो बेस्ड ऑन द नेटवर्क लेटेंसी इनको बहुत टाइम लग जाएगा स्ट्रीमिंग करने में। तो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क क्या करता है, कुछ चीजें ऐसे रखते हैं जो हाई डिमांडिंग है और वहीं से वहीं भेज देता है, ताकि जल्दी से जल्दी मैं एक्सेस कर पाऊं उस टाइप को डेटा को। अब हमारे यहाँ पे क्या सीन होता है, वर्चुअल वेटिंग रूम्स। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हमारे अपने अपने CDN में, लेट्स से मैंने मुंबई का CDN बना दिया, दिल्ली का CDN बना दिया, मतलब बड़े बड़े जो स्टेट है, लेट्स से मैं इंडिया को 4 CDN में डिवाइड कर देता हूँ, राइट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट समथिंग लाइक दैट। इन 4 CDN में अपने अपने वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बना दूंगा। तो होगा क्या, मुझे मेरे बैकएंड सर्वर को हिट करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा, वर्चुअल वेटिंग नेटवर्क में एक टोकन दे दूंगा। हर जो भी एक रिक्वेस्ट आई है, लेट्स से नॉर्थ रीजन से आई है, साउथ रीजन से आई है, ईस्ट या वेस्ट से, वहां पे मैं एक टोकन प्रोवाइड कर दूंगा हर एक रिक्वेस्ट को, और उनको मैं इफेक्टिवली क्यू कर दूंगा वर्चुअल वेटिंग रूम में। ये ऐसे ही होता है जैसे कि आप किसी वेटिंग रूम में वेट करते हैं डॉक्टर्स के बाहर, या फिर कोई कंसर्ट के, या जब क्रिकेट स्टेडियम के मैच स्टार्ट होते हैं उसके बाहर, आपको जो आपका टोकन आता है वो आएगा, तभी आपको क्यू में असली इंटर कर जाएगा। तो देन देयर आर 2 थिंग्स, एक होता है प्रोटेक्टेड जोन।
प्रोटेक्टेड जोन वहाँ होता है जहाँ आप एक्चुअली जाके टिकट बाय कर सकते हैं। उसके पहले आप एक वर्चुअल प्राइवेट रूम में रहेंगे। जैसे ही आपका नंबर आएगा तो यहाँ पे क्या होता है, क्यू रहती है, जैसे मैंने आपको बताया था क्यू का काउंट होता है, वो काउंट आपको दिखाएंगे। ये एक स्टैटिक पेज होता है, स्टैटिक HTML पेज होता है जो हम CDN पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन जैसे लोग बता रहे थे राइट कि इनका जो स्टैटिक HTML पेज था उसमें हमने इंस्पेक्ट एलिमेंट किया और हम क्यू को रिड्यूस कर पाए। तो इस तरीके से ही वो चीज़ें मैनेज की जा सकती हैं। जैसे आपका नंबर आएगा प्रोटेक्टेड जोन में, तो मतलब मैं यूजुअली सारे कस्टमर को प्रोटेक्टेड जोन में भेज ही नहीं रहा हूँ, वो सब एक वर्चुअल प्राइवेटिंग रूम में उनको बता रहा हूँ कि भाई क्यू का नंबर आपका 5000 है, 10,000 है, 8,000 जो भी है। जैसे आपका क्यू का नंबर आएगा तब मैं आपको प्रोटेक्टेड जोन में भेजूंगा। और लेट्स से बुक माई शो ने 4 मिनट का ड्यूरेशन दिया था राइट, कि 4 मिनट में, उस 4 मिनट में आपको सीट सिलेक्शन कर सकते हैं आप कि भाई चलो मैं ये वाली सीट सेलेक्ट कर रहा हूँ। उस सिलेक्ट के बाद आप आगे बढ़ के पेमेंट कर सकते हैं, और जब पेमेंट कंफर्मेशन हो जाएगा आपकी जो सीट है वो ब्लॉक हो जाएगी डेटाबेस से, उसके बाद में आपको नोटिफिकेशन रिलीज कर दूंगा कि भाई ठीक है आपकी टिकट बुक होगी। तो इस टाइप की टेक्निक्स है दोस्तों। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क हुआ, वर्चुअल वेटिंग रूम्स हुआ, यूजिंग काफका, हम एक इफेक्टिव सेंट्रलाइज्ड क्यू मैनेज कर सकते हैं। हम बात करते हैं कॉन्करेंसी एंड ट्रांजैक्शन कंट्रोल की। तो आपने एसिड की जो एक्रोनिम में बहुत सुना होगा डेटाबेस में। अब इसमें क्या होता है, एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आई फॉर आइसोलेशन, डी फॉर ड्यूरेबिलिटी। चलिए समझने की कोशिश करते हैं जल्दी से कि 4 चीज़ें होती क्या है। तो चलिए हम टिकट बुकिंग सिस्टम की बात करते हैं। तो एटोमिसिटी मतलब कि अगर आपने टिकट बुक करी है, आपको वो टिकट सक्सेस मिल गई है, तो उसके बाद वो फेल नहीं हो सकती है। मतलब या तो वो टिकट बुक होगी या तो नहीं होगी। तो एटॉमिक रहेगा वो, मतलब या तो होगा या तो नहीं होगा, ऑल या नथिंग। दूसरा होता है कंसिस्टेंट, मतलब लेट्स से सिस्टम में 10 टिकट है, 5 टिकट बुक होगी, आपने अगर 6वीं टिकट बुक करी है तो बुक करने के बाद भी सिस्टम स्टेबल रहेगा, कंसिस्टेंट रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपने इस टाइप की बुकिंग कर दी कि उसके बाद सर्वर क्रैश हो गया। तीसरी चीज आती है आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब अगर मैं भी एक बुक कर रहा हूँ, आप भी एक बुक कर रहे हो, 3 लोग एक साथ बुक कर रहे हैं, तो मेरा जो बुकिंग का रहेगा वो एक आइसोलेटेड रहेगा। मतलब अगर काउंटर 1 है, मैंने उसको 2 बनाया, सामने वाला भी उसको 2 बनाने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसा नहीं है ना कि दोनों 2 बना सकते हैं। मैं बनाऊंगा 1 को 2, तो वो उसको 2 मिलना चाहिए, 2 को वो 3 बनाएगा। अब चलिए जो रेस कंडीशन है या कैसे 2 को मिले थोड़ी बात करते हैं। तो 2 टाइप की कॉन्करेंसी कंट्रोल होती है। ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक में क्या होता है कि जैसे रो है, वो रो को पूरा लॉक कर देगा। मतलब अगर सीट नंबर 23 है तो 23 अगर A1 यूजर 1 बुक कर रहा है तो इट विल बी नॉट अवेलेबल फॉर यूजर 2, वो लॉक हो गया, अलाउ ही नहीं करेगा सीट नंबर 23 इसको बुक करने का। ये कहलाता है पेसिमिस्टिक कॉन्करेंसी कंट्रोल। वेयरएज ऑप्टिमिस्टिक क्या करता है, दोनों को अलाउ करता है, A1 A2 A3 कोई भी हो, सबको अलाउ करेगा सीट नंबर 23 को एक्सेस करने को, ठीक है। बट वो फिर चेक करेगा कि इनमें से कौन सा, कमिट करने के पहले वो चेक करेगा कि क्या इनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट है, क्या पता ये दोनों बुक नहीं कर रहा हो या फिर ये स्किप हो गए हो, ये भी है। तो हम लोग अलाउ करना चाहते हैं कि सबको अलाउ करें। ऐसे अगर हम मना कर देंगे राइट, तो फिर क्या पता हमारे 100 में से कुछ लोग जो वापस गए वो उन्होंने किया ही नहीं, तो हमारी टिकट्स बुक ही नहीं हो पाई, सेल ही नहीं हो पाई। तो हम यूज़ करेंगे ऑप्टिमिस्टिक कॉन्करेंसी कंट्रोल। तो करेंगे क्या, जब पहले व्यक्ति आएगा तो उसको वर्जन 1 कर देंगे, एक नया कॉलम ऐड कर देंगे डेटाबेस की टेबल में, उसका नाम है वर्जन 1। तो लेट्स से पहले वर्जन 0 था, उसके बाद अगर वर्जन V1 हो गया, तो अगर A2 भी करेगा तो A2 को तो वो 0 ही दिखा था, 0 के बाद उसको 1 दिखा, जबकि A2 वाज एक्सपेक्टिंग कि जहां 0 है उसको V1 करना है। तो A2 और A3 उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे अगर इसने अपडेट कर दिया, और ये तब होगा जब कमिट हो जाएगा हमारा कोड। तो ये कहलाता है ऑप्टिमिस्टिक कॉन्करेंसी कंट्रोल। इस टाइप के हम रेस कंडीशन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप डेटाबेस में देखें तो इस टाइप का एक क्वेरी है, ट्रांजैक्शन आइसोलेशन लेवल को आप सीरियलाइजर सेट कर दोगे। लेट्स से एसक्यूएल सर्वर में आप क्वेरी लिख रहे हैं, तो ये एक एग्जांपल है, इसके थ्रू आप कर सकते हैं रेस कंडीशंस को या फिर कॉन्करेंसी कंट्रोल है उसको। वो अगर आप देखेंगे तो रेडिस का 2 है, INCR एक करके टूल है, ये हमेशा ऑटो इंक्रीमेंट कर देता है, ऑटो इंक्रीमेंट। तो ये बहुत अच्छा टूल है, ताकि 3 लोग जब एक चीज़ को कर रहे हैं, जब पहले ने उसको ऑटो इंक्रीमेंट कर दी तो बाकियों को एक्सेसिबल नहीं होगा। एक शेड लॉक करके भी होता है जो रो को लॉक कर देता है, ताकि वो रो को दूसरे लोग एक्सेस ही ना कर पाए। कि रियल टाइम क्यू अपडेट्स कैसे कर सकते हैं। तो सर्वर साइड होता क्या है, तो दोस्तों एक कंसेप्ट होता है वेब सॉकेट्स का। इसमें क्या होता है, बाय डायरेक्शनल जो हमारा क्लाइंट है और सर्वर है, एक बाय डायरेक्शनल मोड ओपन हो जाता है जिसमें ये चैट कर सकते हैं। जो मोस्टली चैट एप्लीकेशंस होती है राइट, वो यूजुअली होती है वेब सॉकेट से। बट ये थोड़ा कॉस्टली होता है, क्योंकि हमको दोनों साइड से सिस्टम हैंडल करने पड़ते हैं, और ये HTTP नहीं होता जो कि सबसे नॉर्मल हमारा प्रोटोकॉल है राइट। इसलिए तो ये थोड़ा हैवी हो सकता है अगर आपकी एप्लीकेशन इतनी हैवीली यूज़ नहीं कर रही है बाय डायरेक्शनल, जो बाय डायरेक्शनल मोड होता है। तो ये पुरानी टेक्नोलॉजी है। एक नई टेक्नोलॉजी आई है सर्वर साइड, सर्वर सेंट इवेंट्स। तो SSE में क्या होता है दोस्तों, सर्वर से क्लाइंट सर्वर भेज सकता है जब भी उसके पास कोई अपडेट हो क्लाइंट से। जैसे कि आप न्यूज़ कोई देख रहे हैं राइट, कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है,
या फिर कोई स्टॉक्स अपडेट्स आ रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल मिली सेकेंड्स में आगे पीछे हो जाते हैं, राइट। किसी को खरीदना है, किसी को बेचना है, तो ये अपने आप सर्वर क्लाइंट को भेज सकता है इंस्टेड ऑफ क्लाइंट पोलिंग फ्रॉम द सर्वर, राइट। क्योंकि यूजुअली पहले क्या होता था, लॉन्ग पोलिंग करता था, एक टेक्नोलॉजी थी पोलिंग, क्लाइंट पोल करता था सर्वर को और पूछता था कि भाई क्या आपके पास लेटेस्ट अपडेट है तो भेज दो, नहीं है तो बार बार पोल करते रहो, लेट्स से आफ्टर 30 सेकेंड्स और 1 मिनट, ऐसा होता था। तो ये पुरानी टेक्नोलॉजी है। फिर वेब सॉकेट्स आया जिससे बाय डायरेक्शनल मोड खोल दिया। सर्वर सेंड इवेंट्स भी बाय डायरेक्शनल है, बट ये HTTP पे है। उसके और कई सारे हैं, जैसे अगर आप देख सकते हैं, राइट। एक बार आपने कनेक्शन एस्टेब्लिश किया, ये आपको भेजता रहता है, जब भी आप सर्वर के पास नई अपडेट्स रहेगी ये आपको रियल टाइम भेजता रहेगा। तो हमारे केस में क्या है, जैसे ही किसी के पास क्यू नंबर है, राइट, जो क्यू नंबर आपका डिस्प्ले करता है, क्यू नंबर जैसे ही चेंज हो रहा है वो एकदम कस्टमर को बताता रहेगा कि ठीक है पहले भाई 5 लाख था, फिर 3 लाख हो गया, फिर 10,000 हो गया, फिर 500 हो गया और फिर 1 आ गया और आप क्यू में एंटर हो सकते हो। तो इसके लिए रियल टाइम क्यू अपडेट्स के लिए सर्वर साइड काइंड ऑफ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये भी यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ऑल इन ऑल इस टाइप की जो 5 चीज़ें थी हमने डिस्कस करी हैं। हमने स्टार्ट किया कैसे हाई लेवल आर्किटेक्चर हो सकता है। हमने 5 चीज़ें कंसीडर करी, स्केलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, रेट लिमिटिंग, इफेक्टिव क्यू मैनेजमेंट, कॉन्करेंसी एंड ट्रांजैक्शंस। हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा हमारा आज का सेशन। हमने जाना लोड बैलेंसर्स, हमने CDN जाना, हमने रेट लिमिटिंग जाना, हमने क्यू मैनेजमेंट, कॉन्करेंसी कंट्रोल और सर्वर्स एंड इवेंट्स, बहुत सारा हमने जाना। कैसा लगा आप सभी को हमारा आज का ये वीडियो? अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं जो कि फन लविंग भी है और फुल ऑफ लर्निंग्स है तो आपको वो मिस ना हो। और हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपने आज क्या नया सीखा, ऐसे कौन सी चीज़ें थी जो सिस्टम डिज़ाइन की टिप्स थी हाई लेवल सिस्टम डिज़ाइन में जो आपको पहले नहीं पता थी और इस वीडियो को देखने के बाद आपने आज ये जाना।